परिस्थितियां विषम हैं, सबको पता है। इसलिए कोविड ऐसा होना चाहिए, इसमें हमें ये करना चाहिए, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता आप जैसे सीनियर लोगों के बीच में मुझको नहीं। इस टीम में जो जुड़े हुए लोग हैं उनमें से अधिकांश को चेहरे पर से या मैंने उनका परिचय देख लिया पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में, और इसलिए सभी अनुभवी एक्सपीरियंस्ड सीनियर लोग हैं। इसलिए मैं अपनी बात को कोविड-19 को लेकर नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी ने अभी 12 मई को जब वे आए तो उन्होंने अपनी बात की शुरुआत में ही एक सेंटेंस कहा, लड़ाई लंबी है, लड़ाई लंबी चलेगी। इस बात का मतलब केवल अपने को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आज हमलावर से हम अपरिचित नहीं हैं और इसका कोई अंत होने वाला है पेंडेमिक का, ये भी अपने को कहीं दिखाई नहीं दे रहा दूर तक। कोई दिन होगा वैक्सीन बन जाएगी, उस वैक्सीन के आधार पर सबको वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा और ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगी। आज की पोजीशन में लेटेस्ट न्यूज बुलेटिन भी अगर आपने से किसी ने देखा हो तो इसको लेकर हमारे सामने कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है करने को? हमारे पास यही है कि हम इसमें से ही रास्ता निकालें। आज की जो इस चर्चा का शीर्षक है, जो हेडिंग दिया गया है, चुनौतियां और अवसर। मैनेजमेंट का बड़ा प्रमुख सूत्र है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग द चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। हमारा काम वही है। ये जो टीम यहां जुड़ी हुई है, ये इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाली टीम है। हमारे लिए करने का काम तात्कालिक जो है, शॉर्ट टर्म, उनको आपने शुरू कर दिया, मेरी जानकारी में है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, हमने कुछ मटेरियल तैयार करना शुरू कर दिया है, कुछ कहीं से लेकर हमने उसे फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया है। अनेक जगह के बारे में मेरी जानकारी है कि हमारे टीचर्स ने ही, और मटेरियल का वीडियोस होंगी, पीपीटीज होंगी, पीडीएफ होंगे, जो भी जिसकी क्षमता थी उस हिसाब से उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये चलने ही वाला है? देशराज जी ने तो बड़ा स्पष्ट कहा कि भाई इसको ही दूसरा रास्ता मान लो। ये भी ठीक है कि टेक्नोलॉजी कभी टीचर की जगह नहीं ले सकती। हमारे देश में तो, भारत में पिछले 25 सालों में कंप्यूटरों का विस्तार हुआ। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर तो उस समय से शुरू कर दीजिए, मान लीजिए। अमेरिका में पिछले 60 साल से है। आपने पिछले 60 साल में किसी न्यूज़पेपर में ऐसी कोई न्यूज या किसी न्यूज चैनल पर कोई ऐसी न्यूज सुनी कि अमेरिका में इतने कॉलेजेस या इतनी यूनिवर्सिटीज बंद कर देनी पड़ी क्योंकि अभी वहां कोई स्टूडेंट आता नहीं, सभी घर में बैठकर गूगल गुरु जी से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल बंद पड़े हैं, खाली पड़े हैं, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी की जरूरत अमेरिका में नहीं है या यूरोपियन कंट्रीज में नहीं। ऐसा नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे देश की जो टाइम टेस्टिंग, समय सिद्ध परंपरा की इसकी कोई तोड़, इसका कोई विकल्प, इसका कोई दूसरा ऑप्शन आज तक ये बहुत डेवलप्ड कही जाने वाली सोसाइटीज के सामने भी नहीं। हाँ, इस समय यदि हम इस तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो शायद हम इसमें सफल हो सकते। और जब हम कहते हैं, 2 वाक्य खूब प्रचलित हैं, हम सब लोग भी अपने अपने भाषणों में अब तक शायद 50-50 बार इस बात को कह चुके होंगे। पहली बात कहते हैं, शिक्षा जीवन का आधार है, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ इट। तो भाई आप में से जो भाषण में इसको कहते हैं, आर्टिकल्स में लिखते हैं, तो ये भी तो मानते होंगे कि फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं है तो बाकी बिल्डिंग कैसे मजबूत बनने वाला है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमको फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। एक और बात कही जाती है, शिक्षा की दिशा और जीवन की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ द एजुकेशन, एक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे आर नॉट डिफरेंट। दोनों को एक ही दिशा में चलना पड़ता है क्योंकि समाज की जीवन दृष्टि को विकसित करने का काम शिक्षा का है। और शिक्षा के क्षेत्र में जब हम काम कर रहे होते हैं, आदरणीय देशराज जी ने बहुत अच्छा शब्द उपयोग किया, इस पवित्र क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो पवित्र क्षेत्र में जीवन के प्रति, जीवन और जगत के बारे में हम कैसा सोचते हैं, यह दृष्टि विकसित करने के लिए हमको एक अच्छा अवसर इसके रूप में मिलता है। इन सारी बातों को यदि हम ऐसे कैटेगराइज करके कि हमारे सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, तो कुछ शॉर्ट टर्म की चुनौतियां हमारे सामने आ रही होंगी, कुछ लॉन्ग टर्म की चुनौतियां।
मैं बहुत व्याख्या नहीं कर रहा हूं, समय की भी अपनी लिमिटेशन है, इसलिए मैं पॉइंट्स टाइप की ही बता रहा हूं। हमारे सामने चुनौती आई होगी जिस दिन ये तय किया आपने कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, वर्चुअल क्लासेस शुरू करेंगे, उसी दिन पहली चुनौती आई होगी। हमारे बहुत सारे टीचर्स, विशेषकर जो सीनियर्स हैं, उन्होंने कहा होगा हमने तो ये सब कभी किया नहीं, हमारे लिए तो ये क्लासरूम टीचिंग ही एकमात्र तरीका है जो हम इतने साल से करते आ रहे हैं। 20 साल हो गए हमको तो क्लास में पढ़ाते हुए, ये ऑनलाइन वगैरह हमको नहीं चलता, हम ये वीडियो बनाकर नहीं भेज सकते। चुनौती है, अपने को उस चुनौती के बीच से ही सामना करना पड़ेगा। हमारे लिए अब चुनौती का समाधान क्या हो सकता है? तो जैसे उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं कि जो भी आपसे ये कहे कि हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि हमने तो कभी किया नहीं, तो उनसे कहिए कि भाई जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे होंगे, बहुत सारे सभी काम ऐसे होंगे जो कभी न कभी आपने पहली बार किए होंगे। तो जब आप कोई भी काम पहली बार कर रहे हैं, अल्टीमेटली कॉलेज या यूनिवर्सिटी छोड़कर पहली बार आप किसी दिन क्लासरूम में टीचिंग के लिए गए थे ना, वो भी तो पहला दिन था आपकी जिंदगी का, उससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ाया था। क्लासरूम में गए और आपने क्लास पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही मान लीजिए कि ये नई चीज नहीं है, मीडिया में शब्द चल पड़ा है, दिस इज द न्यू नॉर्मल। नॉर्मल कंडीशंस कब आएंगी मालूम नहीं। इन नॉर्मल कंडीशंस की उम्मीद में हम टकटकी लगाए बैठे रहें, इसके बजाय हमको इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करते हुए इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालने की, अपने आप को बदलने की जरूरत होगी। और इसलिए बहुत 8, 10, 15, 20 मिनट की होगी, 2 घंटे की वीडियो बनाकर आप अपलोड नहीं कर सकते। पहले तो बनाना उसको बहुत डिफिकल्ट होगा, उसको अपलोड करना उससे ज्यादा, और अपलोड कर भी दिया तो बच्चे 2 घंटे लगातार बैठकर आपकी वीडियो को देखेंगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। हमारा जो भी मेहनत होगी वो बेकार ही चली जाएगी। लिमिटेड समय में पूरी बात कहना और पूरी बात में रोचकता भी बनाए रखना, तो आप खुद सोचिए कि हमारे लिए कितना बड़ा एक टास्क, हमारे लिए कितनी बड़ी एक चुनौती, एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि हम अपने आप को कैसे इस प्रकार से डाइवर्ट करें, मोल्ड करें कि हम अपने समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इसको ठीक कर सकें। पेंडेमिक खत्म हो जाएगा इसकी उम्मीद में, मैं कहता हूं खत्म हो भी जाएगा तो इसकी क्या गारंटी कौन ले सकता है कि दोबारा नहीं आएगा। पिछले 15-20 सालों में अभी डेंगू, तो अभी चिकनगुनिया, तो अभी सार्स, तो इबोला, ठीक है भारत में बहुत प्रभाव नहीं हुआ होगा, हमारी इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छी है इसलिए, लेकिन दोबारा ऐसा ही कोई कोरोना या कोई और रोना नहीं लौटेगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए अपनी तैयारी इस प्रकार से लॉन्ग रन के लिए अपने को विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे सामने। आज विद्यालयों में फी कलेक्शन शायद नहीं हो पा रहा होगा, स्कूल्स नहीं खुले हैं, गार्जियंस नहीं आ रहे हैं, फी कलेक्शन होना चाहिए। अब जरा खुद सोचिए, ऐसी पोजीशन में हमारी जिम्मेदारी है कि सभी को अपने अनुसार उनकी, जैसे कहते हैं, योगक्षेम की चिंता, उनको अपने परिवार चलाने, हमारे स्टाफ के सामने ये चैलेंज ना आए, इसको भी अपने को ठीक करने की, समझने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ चैलेंजेस हमारे सामने सोसाइटी के, समाज में, समाज यानी हम भी समाज का अंग हैं, हमारे गार्जियंस भी समाज का ही अंग हैं, हमारी मैनेजमेंट कमेटीज, हमारे परिवार के बाकी लोग, ये सब मिलकर ही समाज बनता है। समाज के इन लोगों के सामने आज एक बड़ी चैलेंज है, जॉब्स को लेकर, माइग्रेंट लेबर को लेकर, इंडस्ट्रीज नहीं चल रही हैं, मार्केट्स नहीं खुल रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों के अंदर हमारे पास करने के लिए क्या है? बहुत समय से मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए कुछ बातें मुझको ऐसी लगती हैं, मैं जो न्यूज सुन रहा हूं उसके आधार पर। आप देखेंगे रियल एस्टेट का बिजनेस डाउन जाएगा अगले साल 2 साल कम से कम। आदमी के पास रिसोर्सेज नहीं है, सेविंग्स नहीं है, रियल एस्टेट का बिजनेस कमजोर हो जाएगा। एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं कमजोर होगा हमारा, फिशरीज और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट्री वगैरह ये कमजोर होंगी। होटल्स, मॉल्स, लॉजेस, रेस्टोरेंट्स, इनकी बिजनेस कमजोर हो जाएगी, गिरावट आएगी इनमें। ट्रांसपोर्ट का काम कमजोर होगा। आज की पोजीशन में हमसे अगर कहा जाए बहुत जरूरी ना हो तो शायद हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं होंगे। स्वाभाविक है कि इन सब परिस्थितियों में हमारे सामने बड़े चैलेंजेस हैं।
आखिर हमारी सोसाइटी, हमारे गार्जियंस, हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज के लोग भी तो इन सारी फील्ड्स में काम करने वाले लोग हैं, इसलिए अपने को देखना। हाँ, इसमें से कुछ अच्छी बात जरूर निकल रही। इसमें से अच्छी बात यह है कि हमको नए रेफरेंसेस खोजने का एक मौका मिल रहा है। वी कैन फाइंड आउट द वेज। इस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे विषय, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल जैसे विषय, ये हमारे लिए इसी चैलेंज में से अपॉर्चुनिटी के रूप में, अवसर के रूप में निकले हैं। इसलिए अपने को इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। स्कूल के लेवल पर बात करें तो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आएगी। मैं कहता हूं सब कुछ ठीक हो गया, शायद जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में हमको स्कूल शुरू करने की अनुमति सरकारों से मिल जाए। लेकिन जरा सोचिए, हमको परमिशन मिल भी जाए स्कूल खोलने की, तो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस या तो साथ में आएंगे, जैसे भी मार्केट वगैरह के साथ आए हैं, ऐसे ही कुछ रेस्ट्रिक्शन स्कूलों के साथ भी आएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिमिटेड आएंगे एक दिन में। आज केवल प्राइमरी क्लासेस आएंगी, कल सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी आएंगी। आज केवल गर्ल्स आएंगी, कल केवल बॉयज आएंगे। आज आधा स्कूल लगेगा, आधा स्कूल कल लगेगा। हमारे सामने अनेक प्रकार के चैलेंजेस स्कूल की स्मूथ रनिंग को लेकर आने वाले हैं। हम उनको चला नहीं पा रहे। परिस्थितियां नॉर्मल होने के बावजूद भी ये पूरी तरह से नॉर्मल होना शायद पूरा सेशन निकलेगा, और इसलिए हमारे पास चैलेंज है, हमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द स्कूल बहुत कम मिलने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। अप्रैल से स्कूल शुरू होते हैं, जून तक तो हम नहीं शुरू कर पा रहे अपने स्कूल को। 3 महीने तो ये निकल गए, मान लीजिए इसमें समर वेकेशन के भी आप 20-25 दिन माइनस कर दें, तो भी आपके पास ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना जो। द सेम वे आपके पास एक और बड़ी समस्या है, आपका टाइम टेबल जो आप ऑब्जर्व करते थे अभी तक, उसे आप नॉर्मली नहीं चला सकते। नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम है, नंबर ऑफ पीरियड्स टू द क्लासेस ये आपको कम मिलेंगी देने के लिए। ऐसी पोजीशन में आपको अपने सारे सिस्टम को रीडिजाइन, रीस्ट्रक्चर यह करने की जरूरत पड़ेगी। यह हमारे लिए एक बड़ी बात। एक और बात जिसके लिए मैं देख रहा था अभी ये पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट, मैक्सिमम हमारे लोग प्रिंसिपल्स हैं जो इस समय शामिल हैं, और क्योंकि मैं भी अभी की बिरादरी में रहा हूं, इसलिए प्रिंसिपल सबसे ज्यादा एक बात के लिए बदनाम होते हैं। रेगुलर मीटिंग जरूर करते हैं लोग, वीकली करते होंगे, फोर्टनाइटली करते होंगे, लेकिन हर स्कूल में फैकल्टी मीटिंग, स्टाफ मीटिंग होती ही है। और हमारा स्टाफ बड़ा हमसे परेशान रहता है कि आज फिर मीटिंग है, आज ये टॉपिक को लेकर, आज फलाने प्रोग्राम को लेकर, आज इस चीज को, आज हमारे एकेडमिक्स को लेकर। कोई ना कोई, मैं इसकी बुराई इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो हमारे काम का हिस्सा है, लेकिन हमारे सामने चैलेंज ये है कि हम अपनी फैकल्टी मीटिंग्स अब नहीं कर पा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस काम को छोड़िए मत, जूम पर करेंगे, किसी और चीज पर करेंगे, अपने को इस तरह की फैकल्टी, स्टाफ की मीटिंग्स लेनी ही पड़ेंगी फॉर रिव्यूइंग द कंटेंट व्हाट एवर दे आर जनरेटिंग एंड डिलीवरिंग टू द स्टूडेंट्स। बच्चों को जो कुछ वो दे रहे हैं हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो वो जो कुछ भी देंगे अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रिंसिपल सरिया मैडम की ही होने वाली है ना। तो अपने लिए चैलेंज ये है कि क्या इतने सारे टीचर्स, स्टाफ, हमारे पास 40-50 लोगों का स्टाफ है, उन सब के लिए एज ग्रुप वाइज अलग अलग मटेरियल जनरेट हो रहा है, उसको हम शेयर कर पा रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है, वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी, केवल टेक्नोलॉजी नहीं, साथ ही साथ उसका जो कंटेंट, उसकी क्वालिटी। क्योंकि अल्टीमेटली क्लासरूम में बैठे हुए बच्चे केवल टीचर को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास जब आप दे रहे हैं तो आपके सामने एक चैलेंज यह भी है कि वे केवल बच्चे नहीं, उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, गार्जियंस भी देख रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स भी देख रहे हैं, उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी देख रहे हैं। ऐसे में हमारे टीचर की बातचीत, व्यवहार, लहजा, उसके बात करने की शैली, उसका संबोधन, इसलिए एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने यह है। For every teacher, whenever he or she enters the classroom, he or she has certain reservations. इस क्लास में मैं 7th A में जा रहा हूं या 11th B में जा रहा हूं, मेरे ध्यान में रहता है ये प्रॉब्लम चाइल्ड है। इस क्लास में जरूर कोई ना कोई शरारत, कोई ना कोई उद्यम करेगा, कोई परेशानी खड़ी करेगा। ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है,
ये स्लो लर्नर्स का की बेंच या ये ग्रुप है स्लो लर्नर्स। एक बार में बताने से इनको समझता नहीं है। हमने ये कॉइनिंग कर रखी है, अपने मन में है हमारे, कोई लिस्ट नहीं बनाई होगी मैं अपनी नोटबुक में डायरी में, लेकिन हमारे मन में है एज ए टीचर इसकी कैटेगरी है, ये मीडियोकर स्टूडेंट है, हमारे नामकरण मन में किए हुए हैं। मेरा बहुत स्पष्ट निवेदन है, बिफोर एंटरिंग इनटू वर्चुअल क्लास, आपकी ये जो ऑनलाइन क्लास है इसमें अगर आप इस रिजर्वेशन के साथ एंटर करते हैं तो आप कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। ऑल वी पीपल मींस हमारे प्रिंसिपल्स, सभी को यह बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हमारे टीचर्स इस बात को छोड़कर दे आर प्रिपेयरिंग एनीथिंग, दे आर जनरेटिंग एनी कंटेंट फॉर द एंटायर क्लास विच इंक्लूड्स द गिफ्टेड चिल्ड्रन, द प्रॉब्लम चिल्ड्रन, द स्लो लर्नर्स, द मीडियोकर्स एंड ऑल, सबके लिए मिलाकर हमको प्रस्तुति देनी है, क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं कि वो आपसे प्रश्न पूछकर अपनी शंका का समाधान कर लें। हमारे लिए चुनौती यह भी एक खड़ी होने वाली है, इस बात को मन से निकालकर। इस पोजीशन में एक वाक्य आदरणीय देशराज जी का कहा हुआ, आज हमें अपने अभिभावकों को अपने सहयोगी की भूमिका में लाना है। अभिभावकों के सहयोग के बिना हम इस काम को अच्छा नहीं चला सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स भी हैं। आपने मटेरियल तैयार कर दिया, किस समय उसको डिलीवर करेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि उसके लिए भी लिमिटेशन है। हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बड़ी संख्या में वैसे नहीं है जिसमें से हर बच्चे के पास एक मोबाइल एंड्रॉइड फोन है, पापा के पास एक है या मम्मी के पास एक है, घर में 2-3 बच्चे हैं, सबकी क्लासेस आप भेज रहे हैं, वो कौन से मोबाइल पर देखने वाले हैं? सबके पास लैपटॉप होंगे जरूरी नहीं, सबके पास आईपैड टैबलेट्स होंगे जरूरी नहीं। ऐसी पोजीशन में ये जो टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट है रिलेटेड टू द इकोनॉमिक पार्ट, हमको इसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा। गार्जियंस को इसलिए साथ में लेने की जरूरत है, उनसे फीडबैक लेने की जरूरत है। हम ये मटेरियल बच्चों को दे रहे हैं, आप जरा एक बार देखिए कि बच्चे उसे देखते हैं कि नहीं देखते। ऑडियो और वीडियो चल रहा है, आपको बड़ी सुविधा है, वीडियो बंद कर दिया बच्चे ने, ऑडियो बंद कर दिया, म्यूट कर दिया, उसके बाद वो सामने है भी कि नहीं है क्या मालूम। ऐसे में आप गार्जियंस, आपका क्लास सुपरविजन नहीं आपके बड़ी चलेंगे, बाकी तो आपको पता होता है कि आपकी क्लास में अगर किसी बच्चे ने शरारत की तो आपको मालूम है कि कौन कर रहा है। लेकिन हमारे लिए तो ये समस्या है ना कि आपका कोई क्लास सुपरविजन यहाँ चल नहीं रहा, बच्चा अपने घर की कंफर्ट में है, तो आपकी बात सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, आप कैसे जज करें? आप होमवर्क देकर, असाइनमेंट देकर आप उसे चेक नहीं कर सकते। आपने मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चनियर का आपने एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करके ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर बता दिए, बाकी होमवर्क में दे दिए, अभी आप क्या करेंगे? अगर आप देते हैं तो आपके पास क्या इतना टेक्नोलॉजिकल सिस्टम डेवलप हो चुका है कि आप वो नेक्स्ट डे जो होमवर्क करके सबमिट करेंगे उसे आप चेक करके सारी क्लास के सब बच्चों का आप सेम डे वापस कर सकेंगे? कितना समय आपको लगाना पड़ेगा? इसलिए हमारे सामने कांस्टेंट एक चैलेंज, एक चुनौती ये भी है कि आप इवैल्यूएशन कैसे करें। आपने जो सिखाया वो आपका काम केवल सिखाने पर तो खत्म नहीं हो जाता ना, आपका काम तो तब पूरा होता है जब जो आपने बताया वो आपका बच्चा सीख ले। अगर उसने नहीं सीखा तो आपकी मेहनत पर तो पानी फिर गया। इसलिए यह भी विचार करने वाली बात है कि आपको असाइनमेंट देकर, असाइनमेंट का मतलब वो नहीं जो इन जनरल हम होमवर्क के या प्रोजेक्ट के तौर पर देते हैं, वो उससे नहीं चलेगा क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकता। घर की लिमिटेशंस में रहते हुए लॉकडाउन में आप उसे असाइनमेंट कैसे देंगे? हैंड्स ऑन एक्टिविटीज दे सकते हैं क्या हम आपको? जैसे छोटे बच्चों को हम कहते हैं, आप बता सकते हैं, आप स्कूल में ये काम करवाते होंगे, घर की बाउंड्रीज में रहते हुए आप उनको ये काम बता सकते हैं। बेटे आज मम्मी क्या पका रहे हैं, उनसे पूछो कि इसको कुक करने के लिए क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी। थोड़े और बड़े बच्चे तो उनसे क्वांटिटी, नाम के अलावा क्वांटिटी भी पूछ सकते हैं, नमक तो मिर्ची तो धनिया तो जो भी उपयोग हो रहा है उसकी क्वांटिटी, ये उनके लिए नॉर्मल मैथमेटिक्स है। आपने आज उनको मान लीजिए एरिया कैलकुलेट करना सिखाया, तो उनको बताइए कि आप एरिया कैलकुलेट करने के लिए
आपने बताया रेक्टेंगल का एरिया से कैलकुलेट किया जाता है लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके। क्या करेंगे, आपकी जो बुक है वो भी रेक्टेंगुलर है, आपका मोबाइल रेक्टेंगुलर है, आपका विंडो और डोर रेक्टेंगुलर है, आपकी टेबल की टॉप रेक्टेंगुलर है। मेजर करो अपने स्केल से, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके निकालो। उसकी ये प्रैक्टिस है जो उसको सीधे सीधे अपने लाइफ के साथ जोड़ने का, अपनी नॉलेज को। नहीं तो उसे मालूम होता है केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही ये काम है, तो उससे बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में जाना एजुकेशन को, इसके लिए इस चुनौती में से एक बड़ा सुअवसर अपने को प्राप्त हो रहा है। हम उन्हें कुछ काम इस प्रकार का बता सकते हैं। सीबीएसई ने इस बार कई नई चीजों की चर्चा, इस बार मैंने पिछले 2-3 वर्षों से उसको लेकर बहुत लिटरेचर आ रहा है, बहुत सारी गाइडलाइंस आ रही हैं, और अपने को इस तरह की बहुत सारी चीजें करने का एक अच्छा मौका, जो शायद, मैं सुअवसर की बात कर रहा हूं, जो शायद रेगुलर नॉर्मल क्लासरूम में आप नहीं करा सकते थे ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। आप कैसे टाइम टेबल में एडजस्ट करते? कोई 15 घंटे का स्कूल तो आप चला नहीं सकते थे। तो अल्टीमेटली आपके पास उपाय क्या था कि आप कम समय के अंदर ही आप उसको किसी तरीके से पूरा करें। नाउ देयर इज सफिशिएंट ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम विद द स्टूडेंट, विद द टीचर। इसलिए कुछ छोटी छोटी बातों को और जोड़ो। मैं केवल एजुकेशन की फील्ड के वो नाम आपको कह रहा हूं, लेकिन उस बात को शुरू करने के पहले मैं, जो हमने शायद बीएड के दौरान पढ़ा होगा, उस शिक्षा शास्त्र की 4 शब्दों का उपयोग करता हूं। हाउ द चिल्ड्रन लर्न, सीखते कैसे हैं बच्चे। और हमको बताया जाता है बीएड की क्लासेस में सीखने के 4 तरीके होते हैं बच्चों के। पहले होते हैं जो ऑडियो लर्नर्स होते हैं, आपकी बात सुनते हैं और सीख जाते हैं। जनरली हम सब लोग फिल्म देखने जाते हैं, उसके शब्द याद हो ना हो, लेकिन उसकी धुन गुनगुनाते हुए निकलते हैं। ऑडियो लर्नर्स हैं। विजुअल लर्नर्स हो सकते हैं, देखकर सीखते हैं। ड्राइंग बनाना हम लोग देखकर सीखते हैं, हमको भाषण से नहीं समझ में आता। तीसरे प्रकार के होते हैं रीडिंग राइटिंग। बच्चों को छोड़ दीजिए, हम में से भी, बड़ों में से भी अनेक लोग होते हैं, किसी भी मीटिंग में जाते हैं, उधर बात शुरू हो उससे पहले उनके नोटबुक और पेंसिल हाथ में होती है, खोलकर तैयार, उधर मुंह से शब्द निकला, इधर उन्होंने नोट करना शुरू किया। रीडिंग एंड राइटिंग, दिस इज ऑल्सो वन वे टू कीप द थिंग्स लर्न। इन तीनों के लिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस सफिशिएंट है। ऑडियो और विजुअल तो दोनों चल रहे हैं। हम कहते हैं जैसे अपने सिस्टम में हमारी 2 ज्ञानेंद्रियां एक साथ इन्वॉल्व हो रही हैं, आंखों से देख भी रहे हैं और हम कानों से सुन भी रहे हैं, तो 2 ज्ञानेंद्रियां एक साथ काम कर रही हैं। इसलिए आपको, बच्चे को सीखने का मौका ज्यादा मिल रहा है, डबल मिल रहा है एक तरह से। रीडिंग राइटिंग के लिए आप उसे असाइनमेंट दे सकते हैं, लेकिन जो चौथा प्रकार है दैट बिकम्स अ चैलेंज। चौथे प्रकार के विद्यार्थी हैं जिन्हें हम काइनेस्थेटिक लर्नर्स कहते हैं। बिना एक्टिविटी की उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, आप उन्हें काम कराएंगे। लर्निंग बाय डूइंग जिसको कहा जाता है, वो उसी से सीख पाते हैं। इसलिए छोटी छोटी एक्टिविटीज आप अपनी शिशु वाटिका में, जो नर्सरी क्लासेस हैं, केजी क्लासेस हैं, उनमें आप करवाते हैं। लेकिन यहां बड़े बच्चों के साथ भी आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो सीबीएसई की शब्दावली है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए क्या हम कोई मौका उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हमारे क्लासरूम के अंदर नहीं कर सकते। कोठारी साहब जो चेयरमैन होते थे कोठारी कमीशन के, वो अपने भाषण में कहते थे, शिक्षा के 3 सोपान, कक्षा, मंच और मैदान। केवल क्लासरूम नहीं है आपकी शिक्षा का एरिया, मंच। आप जो भी रंगमंच के कार्यक्रम कराते हैं, स्टेज शो कराते हैं, स्टेज पर कोई भी प्रोग्राम करवाते हैं बच्चों से, वो भी तो सिखाने का ही तरीका होता है। और मैदान यानी आप बच्चे को फील्ड पर कुछ कराते हैं, आप उसको एजुकेशनल ट्रिप पर ले जाते हैं, बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, वहां पर भी कुछ न कुछ सीखता है, देखता है। इसलिए इन मेथड्स में से अभी आपके पास लिमिटेशंस हैं लॉकडाउन में, और वो आगे रहने वाली हैं कई महीनों तक। इनके बीच में से क्या हम कोई चीज करा सकते हैं? तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे हो सकती है? गूगल की मदद लेकर कुछ हो सकता है क्या? मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण अगर आपको दूं, आप बच्चे को बताइए, ग्रुप बना दें एक क्लास में। उदाहरण मैं कह रहा हूं, मैंने यही करेंगे जरूरी नहीं, लेकिन उदाहरण मैं बता सकता हूं। एक छोटे 5-5 के ग्रुप्स बनाइए और उनको केवल ये असाइनमेंट दे कि भाई आप लोग भारत के किसी एक स्टेट के ट्रिप का प्रोग्राम बनाओ।
तुमको केरला जाना है, तुमको तमिलनाडु जाना है, तुमको जम्मू कश्मीर जाना है, तुमको मणिपुर जाना है। अब आपने काम तो बड़ा छोटा सा दिया है उनको, लेकिन कितनी चीजें वो सोचेंगे, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्यूरोसिटी डेवलपमेंट ऐसे नाम देते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा सोच है। आप अपनी आइटिनरी तैयार करो। आप रहते हो भीखी में, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा होगा जहां से आपको, इफ यू आर गोइंग टुवर्ड जम्मू एंड कश्मीर और यू आर गोइंग टू तमिलनाडु, विच ट्रेन विल बी अवेलेबल। अब बच्चों को खोजने दीजिए कौन सी ट्रेन चलती है यहां से यहां के, वहां का नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है, यहां का नियरेस्ट स्टेशन उसके घर से कौन सा, किस समय ट्रेन जाती है, आइटिनरी फिक्स करो, कितने दिन का घूमने के लिए लगेगी। अब कितने के दिन के लिए, इमीडिएटली ही हैज टू मूव टू द गूगल ऐप और अदर इंफॉर्मेशंस। भाई उनमें वहां कौन सी साइट सीइंग की जगह होंगी, कौन सी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस की जगह होंगी, कौन से रिलीजियस इंपॉर्टेंस की जगह होंगी, मंदिर होंगे या बाकी सारी चीजें होंगी। आपको इतने सारे काम उसको बताने का मौका मिल जाता है, इसमें से वो सारी चीजें साथ जाओगे तो लिस्ट आउट करो क्या क्या ले जाना जरूरी होता है। अभी तक तो ये काम नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे को भी अपने हैंड्स ऑन कुछ काम कर दिया, एक्टिविटी कर दी। दिस इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। वहां की सारी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की जगह, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की जगह, वहां के कौन नदी है, कौन पहाड़ है, क्या क्या देखने को है, कौन से बड़े शहर है, वहां पर कौन कौन सी जगह देखने जाना होती है, टूरिस्ट स्पॉट्स कौन से हैं, कितनी सारी चीजें। उस बच्चों के 5 का ग्रुप, आप उन्हें वर्ल्ड टूर करा सकते हैं घर बैठे। आजकल गूगल मैप वगैरह की सुविधा या बाकी जो इंफॉर्मेशन उसकी सुविधा से, वो आप किसी छोटी क्लासेस में कोई आस पड़ोस का शहर बता सकते हैं, थोड़ी बड़ी क्लासेस में अपने देश का ही कोई दूसरा स्टेट बता सकते हैं, और तीसरे लेवल पर और बड़ा होगा तो वर्ल्ड ट्रिप पर भी उन्हें भेज सकते हैं घर में बैठे हुए। इमेजिनेशन के माध्यम से आपने उनको ज्योग्राफी, आपने उनको हिस्ट्री, आपने उनको साइंस, आपने उनको दुनिया के कितने भी सब्जेक्ट उसमें से आसानी से सिखाना आपके लिए हो जाएगा। ये एक्टिविटीज टाइप की मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज आप लोग प्लान कर सकते हैं। मैंने एक इसमें एग्जांपल के तौर पर, इसी तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अलावा जिसकी आज बड़ी चर्चा चलती है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन एजुकेशन। सीबीएसई ने तो मैंडेट कर दिया उसको, इंटरडिसिप्लिनरी। When we teach a topic of a certain subject, generally our teachers take themselves limited to that specific topic only, specific subject only. देश भर में विद्या भारती का कार्यकर्ता होने के नाते जाता हूं, सब जगह हमारे आचार्य परिवार के साथ परिचय की बैठक होती है, और परिचय में सारे आचार्य जी, सारी बहन जी एक ही बात बताते हैं। मैं प्राइमरी क्लासेस में सोशल स्टडीज पढ़ाती हूं, मैं सीनियर सेकेंडरी में बॉटनी पढ़ाती हूँ, या मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ, या अकाउंटेंसी, या कोई भी सब्जेक्ट का नाम। हम एक सब्जेक्ट और एक क्लास के टीचर बनकर रह जाते हैं। हमने अपने ही स्पेक्ट्रम को इतना नैरो कर लिया है, तो बच्चों को हम उसके आगे सोचने का मौका कैसे दें। मैं केवल एक एग्जांपल में आपके सामने और इस बात को करता हूं। मान लीजिए हिंदी में या पंजाबी में या इंग्लिश में देयर इज ए पोइम और ए स्टोरी और एन आर्टिकल ऑन से रिवर। नदी के बारे में एक कविता या एक लेख या एक कहानी उस बच्चे की टेक्स्ट बुक में है। हम पढ़ाते हैं, क्या कैसे पढ़ाएंगे? रीडिंग आउट कराएंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर बताएंगे, कुछ डिफिकल्ट टर्म्स होंगे, उनके शब्दों की मीनिंग्स बता देंगे, हमारा काम हो गया, होमवर्क में दे दिया, काम पूरा हुआ। लेकिन जरा सोचिए, इज द रिवर विच इज टॉट इन लैंग्वेज, लिटरेचर, एंड द रिवर विच इज टॉट इन केमिस्ट्री, कोई दूसरी रिवर पढ़ाते हैं क्या? आप जब उस नदी में हो जो प्रदूषण हुआ है, उसमें कौन सी फैक्ट्री से निकलने वाले कौन से केमिकल्स के कारण पॉल्यूशन हुआ है, ये आप बताते तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं हो जाता। जब वही नदी कहां से निकलती है और किसी दूसरी नदी या समुद्र में कहां पर जाकर मिलती है, ये उसकी ज्योग्राफी नहीं। वो नदी जिन एरिया से निकली, वहां का अंडरग्राउंड वाटर लेवल कैसा है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्या जियोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं। उस पर चलने वाली जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं डैम पर बने हुए, क्या ये फिजिक्स के और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स नहीं? वही नदी, उसके किनारे कौन सी लड़ाइयां लड़ी गई, कौन से राजाओं की राजधानियां थी, कौन से शहर बसे हुए थे, क्या क्या खास बातें हुई, क्या ये हिस्ट्री का टॉपिक नहीं? आप एक नदी पढ़ाते हैं, पंजाबी या अंग्रेजी या हिंदी वाले
नदी वो पढ़ाते हैं, बच्चा समझ ही नहीं पाता कि ये नदी दूसरी होती है कि वही नदी है जो केमिस्ट्री वाले सर और फिजिक्स वाले सर और ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर में वो नदी है, कितनी कमांड एरिया में वो इरिगेशन की फैसिलिटी देती है, उससे कितना रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। उसकी वजह से लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी बड़ी है, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट एक चीज के चारों तरफ रोटेट नहीं कर सकता? हमारी इनोवेटिवनेस हमको बता सकती है कि जब आप रेगुलर क्लासेस में ये पॉसिबल नहीं था आपको करना। आप कह सकते हैं बड़ा सुअवसर है हमारे सामने, सबकी छुट्टी है, सब घरों में हैं। क्या इस तरह की जूम मीटिंग्स हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर्स के बीच में कराकर, भाई आप पूरी बुक नहीं पढ़ा सकते, आप इस साल के लिए इस क्लास के कोई 5 टॉपिक सेलेक्ट कर लो जो लैंग्वेज में भी हैं, लिटरेचर में भी हैं, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सोशल साइंसेज में, उनसे रिलेटेड कुछ इकोनॉमिक पार्ट भी है, उनसे रिलेटेड भी पॉलिटिकल पार्ट, सारे में जो जो जहां जहां है आप जोड़ लीजिए और उसके बारे में चर्चा। एक आसान तरीके से आप उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में एक साथ बता सकते हैं और साथ ही साथ उनकी एनालिटिकल स्किल्स, उनकी थिंकिंग स्किल्स, उनकी इनोवेटिव स्किल्स को डेवलप करने का एक वातावरण, एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। उन्हें खुद सोचने दीजिए। ओके, इसको लेकर आप जाइए इस टॉपिक पर जो पिछले 15-20 दिन में न्यूज आई है उनको सेलेक्ट कर लीजिए। हर एक न्यूज रूम से आपको मिल सकते हैं हमारे जो जानकारी चाहिए। आपने अपना परिश्रम कम करते हुए, मैंने कहा कि बात की शुरुआत में मैंने कहा द रोल ऑफ द टीचर हैज टू बी रीडिफाइंड, रीस्ट्रक्चर्ड, और दिस इज रीडिफाइनिंग। हमारा परिश्रम करते हुए हम बच्चों को ज्यादा प्रोत्साहित, प्रेरित कर सकें नई चीजों को पता करने के लिए, ये हमारी नई भूमिका है। वे भी घर में हैं, हम भी घर में हैं, या हम स्कूल में अगर आना शुरू भी कर दें तो भी ये टीचर सेंटरिक से स्टूडेंट सेंटरिक कैसे होगा, ये लॉन्ग टर्म गोल है। न्यू नॉर्मल में शॉर्ट टर्म में है ऑनलाइन क्लासेस देना, लेकिन इन ऑनलाइन क्लासेस को उनकी हैबिट में लाना, इसके माध्यम से वो ज्यादा चीजों को ज्यादा लंबे समय तक सीख सके, इसके लिए कुछ चीजें करना। टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन इसके लिए कर सकते हैं और कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी चीजों का भी अगर हमने ध्यान में रखा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक और पार्ट की मैं चर्चा करूंगा, 2-3 बहुत छोटी छोटी बातें, क्योंकि मुझे मालूम है कि समय की अपनी मर्यादा है। आज इस सारी परिस्थिति के कारण, मैं फिर से देशराज जी के उस सेंटेंस को कोट कर रहा हूं, हमें शिक्षकों, अभिभावकों को अपना सहयोगी के रूप में लाना है, उनकी भूमिका बदलना है। हमारा रोल बदलेगा, उनका भी रोल हमको बदलने की आवश्यकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज उनको भी समझ में आने लगी। अगर उसको मैं थोड़े चुभते हुए शब्दों में कहूं, हम सबको भी समझ में आ गई होंगी। हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, इसकी शिकायत खूब होती है। इस लॉकडाउन के 2 महीने हमने हमको समझा दिया होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं बढ़ी है, हमारी कॉस्ट ऑफ लाइफ स्टाइल बढ़ी है। अभी घर में रहकर दाल रोटी सभी खा रहे हैं, भूखा तो कोई नहीं सोया ना कल। सब कोई अपनी लिमिटेड नीड्स, जो 2 शब्द कहे जाते ना, हम अपनी नीड्स से ज्यादा अपनी डिजायर्स को लेकर परेशान हैं। इस लॉकडाउन ने हमको अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना ये सिखा दिया है। घर के बाहर कोई नहीं है, बिना खाए कोई नहीं सो रहा है, जरूरत की सभी चीजें हो रही हैं। जो बाकी चीजें थी वो हमारी डिजायर्स थी। पेट भरने के लिए तो दाल रोटी काफी है ना, लेकिन हमारे जो पिज्जा थे, और वो पिज्जा भी किसी खास आउटलेट से ही चाहिए था, और वहां तक जाने के लिए मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए थी। ये हमारी जो डिजायर्स थी आज करते लोग रुक गई अपनी जगह। यह आज सोसाइटी को, हमारे गार्जियंस को भी समझ में आएगा। बच्चों को, मुझको यह चाहिए तो चाहिए ही। आजकल परिवार में 1-2 बच्चे होते हैं, उनके मुंह से कोई चीज निकली और तुरंत पेरेंट्स उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज हम उन्हें बताने के हमारे गार्जियंस के पास, और हम भी गार्जियंस हैं, टीचर्स होने के साथ भी हम गार्जियंस भी तो हैं, हमें बताने का एक मौका है। नहीं भाई, हर चीज की जिद पूरी नहीं की जा सकती। ट्राई टू limit yourself, restrict yourself to your needs, not to the desires. हर चीज की जिद। वो किसी ने मुझको बताया कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक बड़ी गाड़ी से मैडम
और एक छोटा बच्चा कोई 10 साल का उनके साथ उतर कर गए। लड़का पहुंचा और काउंटर पर जाते ही उसने कहा, अंकल कुरकुरे के जितने पैकेट, फलाने फलाने ब्रांड के बिस्किट के जितने पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की जितनी बोतल हैं, वो सब मेरी गाड़ी में रखवा दो, मम्मा को पैसे बता दो। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, भगवान के पास उसकी माँ के पास इतना पैसा है कि वो पेमेंट कर सकती है। लेकिन जरा सोचिए कि उस स्टोर के, उस शॉप को खुलने के बाद ये बच्चा जब पहुंचा तो उसके बाद जो लोग आएंगे उनको मिलेगा क्या? और क्या वास्तव में जितना वो खरीद रहा है एक बार में, उसने अगर 50 पैकेट किसी चीज के खरीदे हैं या 20 बोतल कोल्ड ड्रिंक की खरीदी है, तो सारा कंज्यूम एक दिन में होने वाला है। और करेगा तो उसके पेट का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होने वाला है, ये कौन बताएगा? कैश का इनफ्लो और स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड स्टॉक ऑफ फूड आइटम्स, ये हमारे पेरेंट्स को समझ में आ गया और हम लोगों को भी समझ में आ गया। आपके बैंक में 50 लाख रुपए का बैलेंस है, लेकिन वो आज आपके काम तब आएगा जब आपके पास कैश होगी। एटीएम में जिस दिन कैश नहीं होगी उस दिन क्या करेंगे? आपके घर में कैश नहीं होगी उस दिन क्या करेंगे? फूड आइटम्स के अलावा भी हमारे कंजम्पशंस बहुत सारे हैं। इंडस्ट्री पिछले 2 महीने से बंद है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अभी तो आपके पड़ोस की शॉप पर सामान मिल रहा है, जिस दिन उसके पास स्टॉक खत्म हुआ, आप जेब में पैसे नहीं थैलियां लिए घूमते रहिए, आपको कहां से मिलेगा वो सामान? क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद होने के वजह आप केवल गेहूं चावल नहीं खाते, आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बहुत बड़ी संख्या में यूज करते हैं। वो कहां से आने वाले हैं? क्योंकि प्रोडक्शन पिछले 2 महीने से नहीं हो रहा है, वो नहीं आएगा तो आप कहां से खरीदेंगे? इसलिए अपनी आदतों को ठीक करने का एक अवसर, बाकी जो चीजें इसने, नेचर ने, प्रकृति ने ही हमको सिखा दी। एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे, बड़े लिमिटेड हो रहे हैं, ट्रैफिक नहीं तो एक्सीडेंट किसका होगा? जितनी संख्या में अब तक हमारे देश में कोरोना से डेथ हुई हैं, उतनी शायद हर रोज रोड एक्सीडेंट्स में हो रही थी, अभी नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद पड़े हैं, पेशेंट्स की भीड़ नहीं लग रही है, यानी नॉर्मल स्वास्थ्य का जो स्तर था, सेहत लोगों की ये अच्छी हो गई है, ये पॉजिटिव चीज है। नदियों के प्रदूषण खत्म करने के लिए कब से सरकारों के प्रयास चल रहे थे, आज नदियां प्रदूषण मुक्त हो गई। सोशल मीडिया पर खूब उनकी वीडियोज आ रही हैं, वायरल हो रही हैं। ये सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, ये अच्छी मेंटेन्ड रही, नहीं तो क्या होगा? लॉकडाउन जिस दिन खुला उस दिन ऐसी भगदड़ शुरू होगी कि ये जो इतने दिनों 2 महीने तक घर में रहने के बाद जो कुछ हम कंट्रोल कर पाए थे वह खत्म हो जाए। पारिवारिक जीवन का आनंद लेना, 2 महीने इतना छुट्टी लेकर हम कभी रह नहीं सकते थे। बचपन में कभी रहे हो तो मालूम नहीं, तब का हमें याद नहीं होगा और उसका एंजॉयमेंट अलग प्रकार का होता था। आज आप परिवार के साथ रह रहे हैं, ये गार्जियंस का भी अनुभव है, हमारा भी अनुभव है। मैं कम से कम अपना व्यक्तिगत तो कह सकता हूं कि शायद इतना तो मैं पिछले 50 साल में कभी इतने लंबे समय तक घर में रहा। तो हमें सबका अनुभव इसी प्रकार का होगा। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपने को समझना है। घरों में जो हाउस होल्ड एड्स होती थी, घरों में काम करने के लिए कुछ महिलाएं, कोई पुरुष, कोई साफ सफाई वाले, बर्तन साफ करने वाले, डस्टिंग करने वाले आते थे, अभी नहीं आ रहे। आप नहीं बुला रहे उनको अपने सेफ्टी रीजन से, लेकिन आपको पता लग गया ना कि वो काम कितना परिश्रम का है। और क्या इसके कारण से हमारी नई जनरेशन, अगली जनरेशन के मन में श्रम के प्रति निष्ठा का भाव हम नहीं डाल सकते? भाई देखो, कोई काम छोटा नहीं होता। आज तो हम कर रहे हैं ना, हम होंगे करोड़पति अरबपति, लेकिन आज अगर हमारे घर में काम करने वाली कोई महिला जो आती थी, बर्तन नहीं साफ करने आ रही है, हम नहीं बुला रहे हैं उस समय, तो हम बर्तन साफ कर रहे हैं, गंदे बर्तनों को फेंक तो नहीं रहे होंगे। अल्टीमेटली किसी काम को करने में शर्म नहीं। तब जो आज हम कहते हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनने की स्थिति में आएंगे, क्योंकि उन्हें फिर किसी काम, उन्हें केवल व्हाइट कॉलर जॉब नहीं चाहिए होंगे। ये हमारे सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक अवसर हमारे सामने आ गया है। आत्मनिर्भरता की बात 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने कही है। ये दोनों शब्द, आत्मनिर्भरता कोई दूसरा हमको नहीं दे सकता, सरकार कोई आत्मनिर्भरता का प्लान नहीं ला सकती। अपने यहाँ तो कहा गया, जो दुनिया में चलने वाले बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे सेक्ट्स हैं, वो क्या बताते हैं? आइदर द साल्वेशन इज ग्रांटेड बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बताएगी। हमको भगवान स्वर्ग का रास्ता नहीं बताते, स्वर्ग का रास्ता हमको खुद खोजना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई कयामत की रात नहीं आएगी जिस दिन सबका न्याय होगा और उसके बाद जिसको नरक में, स्वर्ग में, दोजख में, जन्नत में जाना होगा बताया जाएगा। हमारे यहाँ नहीं। मेरे कर्म, मेरा व्यवहार, मेरा जीवन
ये मुझे स्वर्ग की ओर ले जाएगा कि नरक की ओर ले जाएगा, पुनर्जन्म दिलवाएगा, कैसी योनि दिलवाएगा, ये हमारे यहाँ सब डिसाइडेड है। मैं किसी धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ ये जो भारत की सोच है कि हम स्वर्ग की प्राप्ति भी, मोक्ष की प्राप्ति भी अपने व्यवहार, अपने परिश्रम के माध्यम से कर सकते हैं। और इसलिए हमारे पास एक उपाय, बड़ा समय, एक अवसर आया है कि हम आत्मनिर्भरता, तो आत्मनिर्भरता तो सरकार की पॉलिसी से नहीं आने वाली, प्रधानमंत्री के भाषणों से आत्मनिर्भरता नहीं है। यदि हम आत्मनिर्भर होना नहीं चाहेंगे तो कोई हमें आत्मनिर्भर नहीं बना सकता। स्वदेशी की बात बार बार आती है। जिस दिन से आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात प्रधानमंत्री जी ने कही तो सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई, ये टूथपेस्ट, ये साबुन, ये वॉशिंग पाउडर, ये डिटर्जेंट, ये फलाना, ये सब विदेशी, ये स्वदेशी। स्वदेशी माने केवल स्वदेशी सामान खरीदना क्या? स्वदेशी माने स्व यानी हमारा, अपना, स्व यानी अवर ओन। तो हमारा ओन केवल सामान ही बिकता क्या बाजार में? ओनली रिलेटेड टू द मार्केट। हमारा स्व भाषा, स्व भूषा, स्व भोजन, स्व संस्कृति, स्व सभ्यता, स्व जीवन दृष्टि, स्व जीवन व्यवहार, इस सब के प्रति मेरे मन में कोई गौरव का भाव आता है? अरे साहब, हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो इंडिया ऐसा ही रहेगा। ये हमारी कॉमन डायलॉग होते हैं, दो लोग मिलते थे, कुछ नहीं हो सकता था इस इंडिया में। फिर कौन से स्व के बोध की हम बात कर रहे हैं? हमारी अगली जनरेशन को ये स्व का बोध कराना, उसके प्रति गौरव का भाव रखना, ये कैसे सिखाया जा सकता? लाइफ वैल्यूज की बात मिश्रा जी ने कही, ये लाइफ वैल्यूज इनकलकेट की जाती, इनबाइब की जाती हैं, उपदेश से नहीं हो सकती, भाषण से नहीं हो सकती। जीवन व्यवहार में लाने के लिए यह परिस्थिति बड़ी ही माकूल, बड़ी ही अनुकूल है। हम इसको बहुत अच्छी तरह से इनकैश कर सकते हैं। हमारे ध्यान में यह जो एक तरीका आ सकता है, स्वदेशी की भावना, मुझे लगता है 1945 में हिरोशिमा नागासाकी हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। इवन टुडे यू कैन नॉट सेल अ सिंगल नीडल पिन इन जापान मैन्युफैक्चर्ड इन यूएस। अमेरिका का बनाया हुआ एक सुई भी अगर आप जापान में बेच लें तो ये संभव नहीं है। क्यों भाई? जनरेशन निकल गई, 55 साल उधर और 20 साल इधर, 3/4 शताब्दी निकल गई, फिर ऐसी घृणा, ऐसी हेट यूएस के प्रति क्यों? नहीं, ये उनकी राष्ट्रीयता है, स्वदेश का भाव है, गौरव का भाव है। जो हमारे बनेगा अच्छी क्वालिटी का होगा, कमजोर क्वालिटी का होगा तो चलेगा, लेकिन हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन इसको ठीक करने की भी जवाबदारी हमारी ही है। जीवन की सार्थकता और जीवन में सफलता, इन दोनों का अंतर ये समझाने का एक बहुत अच्छा मौका हमारे साथ। जीवन में सफल सबको ही होना चाहते हैं, और सफल होने के लिए आज की सफलता की डेफिनेशन क्या है? अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, हम अच्छे क्लब्स के मेंबर हैं, अच्छा बंगला बना हुआ है, बहुत बढ़िया सा फ्लैट लिया हुआ है, बड़ी सी गाड़ी है, इम्पोर्टेड है तो बहुत अच्छा, अच्छे कपड़े हैं हमारे पास, हम अच्छे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में चले जाते हैं खाने पीने के लिए। ये अच्छी लाइफ आज की तारीख में नहीं जाती, ये सफलता हो सकती है, परंतु क्या यह जीवन की सार्थकता भी है? अपने यहां शब्द उपयोग किया, पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ यानी पुरुष होने का, यहां पुरुष माने पुरुष स्त्री वाला पुरुष, पुरुष यानी मनुष्य होने का अर्थ क्या है? और इसलिए मैंने कहा गया धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म पूर्वक किसी का दिल दुखाए बिना, चाणक्य कहते हैं अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल नम्रताम। संस्कृत बोल रहा हूं, थोड़ा पंजाब के हमारे बंधु बहनों को थोड़ी कठिनाई होती है, मैं व्याख्या इसलिए। अकृत्वा पर संतापम, दूसरे को संताप, तकलीफ, कष्ट पहुंचाए बिना। अगत्वा खल नम्रताम, दुष्ट आदमी की चमचागिरी चापलूसी किए बिना। अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल नम्रताम। इसके लिए हमारे यहां कहा गया यत् स्वल्पमपि तद्भुत, थोड़ा भी है तो बहुत है हमारे लिए। हमने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। आज इकोनॉमिक वेलबीइंग की डेफिनेशन ये हो गई कि हम ज्यादा से ज्यादा इतना कंजम्पशन कर सकते हैं, हम उतने बड़े आदमी कहलाते। यह टेंडेंसी बदलने के लिए यह जो मौका है, ये सबसे ज्यादा आदमी को प्रभावित करता है।
हमारे गार्जियंस को, हमारे बच्चों को, देखो भाई सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हमारी लिमिटेशंस हैं कि हम ये नहीं कर सकते। हमारे पास गाड़ी है लेकिन हम बाहर घूमने नहीं जा सकते, हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा सकते, हम कहीं इस समय फ्लाइट में नहीं जा सकते। सब कुछ होते हुए भी हम इन चीजों के साथ, रेस्ट्रिक्शन के साथ रह रहे हैं। ये हमारी आदत में यदि आ सका तो इकोनॉमिक वेलबीइंग को भी रीडिफाइन करने जैसी एक स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। यह भी अपने लिए विचार करने वाली बात है। और इसीलिए इस केवल इकोनॉमिक वेलबीइंग पर नहीं, ओवरऑल व्यक्ति का सुख, व्यक्ति का आनंद, व्यक्ति के जीवन की सार्थकता, दूसरों को मदद करने की भावना, इन सब चीजों को इनकलकेट करने का एक बहुत अच्छा मौका ये प्रकृति ने हमको दिया हुआ है। और एक आखिरी बात कहते हुए, हम सब लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है। उसमें से एक चुनौती का ध्यान कराते हुए मैं उस अच्छी बात को कहूंगा। चुनौती यह है कि हमारे लिए ये काम एक ढंग का है। आपने तय किया कि आप क्लासेस सुबह 6 बजे देंगे, बड़ा अच्छा समय होता है। आप फैकल्टी मीटिंग रात को 10:30 बजे रखेंगे, सारे लोग फ्री हो चुके हैं। ध्यान करें, एक दिन नहीं है। हमारे यहाँ बहनें भी हैं जिनको घर गृहस्थी भी देखनी है, खाना भी पकाना है, बच्चे हैं उनको भी तैयार करना है, घर की साफ सफाई भी देखनी है। ऐसा नहीं कि केवल बहनों को, हमारे पुरुष बंधुओं को भी इसके बहुत सारे कामों में सहयोग करना पड़ रहा है, करते हैं नहीं। ऐसी परिस्थिति में उनकी निजता, उनकी प्राइवेसी, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी की चुनौती को हमको ध्यान रखना होगा। एक दिन नहीं है, हमें इसे आगे कंटिन्यू करना है। इसलिए इस बात की सावधानी रखते हुए, लेकिन हमारे भी आत्म विकास के लिए बहुत अच्छा मौका हमको मिलता है। हमको स्वाध्याय करने का नहीं समय मिलता था, स्कूल की व्यस्तताएं इतनी होती थी, उसके बाद के कार्यक्रम इतने होते थे, तो कोई कार्यक्रम घर में बैठे चाहिए हमारे पास। स्वाध्याय माने केवल किताब पढ़ना नहीं, स्वाध्याय माने हम डिफरेंट चीजों में अपनी हॉबीज को हम डेवलप कर सकते हैं, हम अपने बहुत सारे काम जो पुराने पेंडिंग थे उनको निपटा सकते हैं, कुछ लिखने पढ़ने का स्वभाव तो कर सकते हैं, कुछ नई चीजों की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, अपने एक्स स्टूडेंट्स की, एल्यूमिनाई की कुछ सक्सेस स्टोरीज पता कर सकते हैं। हम लोगों की जानकारी में होगा, कोलकाता से ऑपरेट होने वाला अपना एक पोर्टल, उस पोर्टल पर बहुत सारे बच्चों की, हमारे पूर्व छात्रों की सक्सेस स्टोरीज दी जाती हैं। कौन एनवायरमेंटल कंट्रोल के काम कर रहे हैं, कौन ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रहे हैं, कौन विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों के रोल मॉडल्स हम अपने बच्चों के सामने रख सकते हैं। वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट सच सक्सेस स्टोरीज, देयर कैरेक्टर्स, द वे दे आर वर्किंग, और उनको ये प्रेरणा कहां से मिली, तो हमारा विद्यालय कैसे उसमें जुड़ा हुआ है, हमारे कौन से विद्यालय के वो एल्यूमिनाई हैं। ऐसी कुछ चीजों को कलेक्ट करते हुए हम उनके सामने भी अपनी बात कह सकते हैं। हमारे लिए करने को बहुत सारी बातें हैं, इनमें से अपॉर्चुनिटीज को इनकैश कर लेना, उन अपॉर्चुनिटीज के आधार पर अपने काम को और कैसे प्रभावी बनाए, परिणामकारी बनाए। मुझे लगता है हम सब लोग, जो मेरे मन में बहुत सारी बातें थी, बातें घंटों की जा सकती हैं, परंतु समय सीमा के अंदर रहते हुए कुछ को जो बताया गया था मैं अपनी बात यहाँ पूरी कर रहा हूँ। 4-5 मिनट आगे ही हो चुका है। इतना निवेदन करते हुए कि हम सबके पास केवल आइडियाज होना इतना काफी है। उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी टीम के बीच में हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा बन जाए और हम इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकें। बस इतना करणीय हम सब लोगों के लिए है। आप सभी स्वस्थ रहें, घर में रहें, जब तक आदेश नहीं होता तब तक। परिस्थितियां विषम हैं, सबको पता है, इसलिए कोविड ऐसा होना चाहिए, इसमें हमें ये